और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमीरपुर से। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको देंगे। यहां पुलिस ने नादौन में एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिला होटल मालिक शामिल है। ये रैकेट पिछले 20 सालों से सक्रिय था। पुलिस की विशेष टीम ने दलाल के कब्जे से पंजाब की 3 लड़कियों को भी रेस्क्यू किया है। एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा ने बताया कि पुलिस ने देर रात होटल पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है 20 साल पुराने इस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पंजाब की कुछ लड़कियों का रेस्क्यू भी किया गया है। हमीरपुर से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने नादौन में एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि एक होटल में यह संचालित था और पिछले 20 सालों से ये सक्रिय था। पिछले कुछ समय से हमीरपुर पुलिस को ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि नदौन का जो एरिया है और जो हमारा बॉर्डर पड़ता है नदौन का कलूर और कोला के आसपास के कुछ क्षेत्र में सेक्स रैकेट जो है वो चल रहा है। और हमारे पास ये भी सूचना थी कि इसमें ज्वालाजी क्षेत्र से कुछ लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने इस पे गुप्त रूप से काम किया और एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उस टीम के माध्यम से हमने अप्रोच किया। इसमें जो मुख्य महिला दलाल है जो इस सेक्स रैकेट को प्रमुख तौर पर चला रही थी, और एक क्लाइंट के रूप में जो है हमने इस दलाल के पास अपने ही एक पुलिस के व्यक्ति को भेजा। और इसके बाद सोनू होटल जो है नदौन में ये लोकेटेड है, यहाँ पर एक इसी टीम के द्वारा जो है रेड की गई और वहाँ से 3 लड़कियाँ भी बरामद की गई और दलाल भी बरामद की गई है। तो इसी कड़ी में हमारा जो महिला थाना है जिला हमीरपुर में, वहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत जो है और धारा 370 IPC इसके तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी जसबीर सीधे नादौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसबीर, 20 साल से ये सेक्स रैकेट सक्रिय था। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतनी आसानी से कैसे ये फल फूल रहा था और फिर कैसे इसका पता चला और कैसे इसका भांडाफोड़ हुआ, जरा तफसील से बताइए जसबीर। जी जैसे आपने सही कहा, क्योंकि पिछले 20 सालों से जो ये सेक्स रैकेट का धंधा चला हुआ था उसका देर रात को भंडाफोड़ हुआ। तो ये खुद एक अपने आप में एक पहेली बनाओ, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये धंधा चला था। फिलहाल पुलिस को 5-6 दिन पहले कुछ इनपुट आया था कि नदौन के लिए एक होटल है, वहां पे इस तरह का सेक्स रैकेट चलता है और पंजाब से लड़की यहाँ पे लाई जाती हैं। तो फिलहाल पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और साथ में 3 जो पंजाब की लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। साथ में ये भी पड़ताल में पाया गया है कि पंजाब के अलावा अन्य प्रांतों से भी यहाँ पे लड़कियां आती थी और बाकायदा हमीरपुर नहीं, हमीरपुर के साथ लगते कांगड़ा जिला में भी वहाँ लड़कियां सप्लाई की जाती थी और वहाँ पे सेक्स रैकेट का धंधा चला हुआ है। तो अभी जो पुलिस का यही कहना है कि जो दलाल मुख्य आरोपी है महिला, उससे गिरफ्तार किया गया है, उससे और छानबीन की जा रही है और ये उनसे पूरी तरह से जानकारी हासिल की जा रही है कि हमीरपुर जिला में और कौन कौन से होटल हैं, क्योंकि ये भी पता चला है कि हमीरपुर जिला में काफी होटल हैं जहाँ पे इन लड़कियों को भेजा जाता है। तो फिलहाल पुलिस पूरी पड़ताल में जुटी हुई है। जी बिल्कुल जसबीर, और आसपास के लोगों से भी क्या किस तरीके की पूछताछ हुई है? क्या उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है जसबीर। 20 सालों से यहाँ पर अवैध इस तरीके से कोई धंधा चल रहा है। क्या किसी स्थानीय ने कभी शिकायत इस पूरे मामले पर नहीं की? जी आपने सही कहा, क्योंकि काफी लंबे समय से ये चला हुआ था। तो जो सोनू होटल नदौन में है उसके आसपास जो महिला दलाल जिसको गिरफ्तार किए गए, वहाँ उसने कोई रेंट पे कमरे लिए हुए थे और जिन लोगों ने वहां पे जो कमरे रेंट पे दिए थे उन लोगों से भी पुलिस गहनता से पड़ताल करी, क्योंकि ये तो होता नहीं कि किसी के सामने कुछ हो रहा और कोई बताए नहीं। तो पुलिस से उन लोगों से भी गहनता से पड़ताल करी कि आपके सामने सब कुछ हो रहा था और आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। तो इन सभी पहलुओं को लेकर अब पुलिस पूरी तरह से चौकसी से काम कर रही है। जी बिल्कुल जसबीर, ये गहन जांच का विषय है। नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जसबीर। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीएम सुक्खू आज कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से सीएम सुक्खू के प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव हुआ है। अब सीएम सुक्खू दोपहर 3 बजे कांगड़ा से वाया सड़क मार्ग फतेहपुर पहुंचेंगे, जहां वो नए बने पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही अब रामलीला ग्राउंड के बजाय शिवा पैलेस में सीएम सुक्खू की जनसभा होगी। रामलीला ग्राउंड पर टेंट भीग जाने के बाद स्थान में बदलाव किया गया है और अब सड़क मार्ग से सीएम सुक्खू फतेहपुर पहुंचेंगे। 1:15 बजे वो गगल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से फतेहपुर पहुंचेंगे, जहां पर नए बने पुल का उन्हें उद्घाटन करना है। इसके अलावा रामलीला ग्राउंड पर एक जनसभा का आयोजन होना था, लेकिन बारिश की वजह से यहां पर
आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, पूरा टेंट भीग गया, जिसके बाद अब शिवा पैलेस में सीएम सुक्खू की जनसभा रखी गई है। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। विचित्र, क्या कुछ अपडेट्स सीएम के दौरे को लेकर मिल पा रहे हैं? जिस पुल का उन्हें उद्घाटन करना है, वहां पर किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? विचित्र, देखिए जैस्मिन, अगर अभी की बात करें तो कांगड़ा में क्योंकि बीती रात से ही जो है वो रुक रुक कर बारिश हो रही है, आंधी तूफान और तेज हवाएं जो है लगातार चल रही हैं पूरे समूचे कांगड़ा घाटी में। और अभी भी जहां पर हम लोग मौजूद हैं और जहां ये स्थिति बनी हुई है वहां पर भी अभी भी बारिश जो वो हो रही है। लेकिन हाँ, एक अच्छी और सुखद खबर ये आई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं, जिनका ये जो दौरा था वो कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा था, वो अब आज मुकम्मल होकर रहेगा। इसलिए क्योंकि अभी जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो स्पाइस जेट के जरिए जो है कांगड़ा के गगन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, सकुशल लैंड कर चुके हैं और अब वहां से बाई रोड यानी रोड सड़क मार्ग की मार्फत जो है तो बहुत जल्दी जो है फतेहपुर के सकरी में पहुंचने वाले हैं, जहां पर लंबा इंतजार जो है यहाँ पर बहुत सारी जनता यहाँ पर कर रही है, बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं, मौजूदा जो विधायक है यहाँ के भवानी सिंह पठानिया वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बारिश हो रही है लेकिन उत्साह जो है लोगों में बिल्कुल बरकरार है। और यहाँ एक थोड़ा सा हम लोग ये भी देख पा रहे हैं क्योंकि बीती रात से जिस तरह से आंधी तूफान चल रहा था, पंडाल सजाए गए थे रामलीला ग्राउंड में, वो वेन्यू जो है वो चेंज हो चुका है जैस्मिन। और अब ये जो जनसभा होगी वो एक शिवा पैलेस यहाँ पर है रखा, शिवा पैलेस के अंदर, क्योंकि ये इंडोर है, क्योंकि बारिश में नहीं हो सकता है, तो अब ये अंदर जो है जनसभा होने वाली है। और अभी मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले सकरी आएंगे और सकरी में जो पुल का लोकार्पण है वो करेंगे और उसके तुरंत बाद फिर बहुत सारी पेयजल सिंचाई योजनाओं के तहत जो स्कीमें थी वो जो मुकम्मल हुई हैं वो भी लोकार्पण की जाएंगी और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया जाएगा। दोपहर का भोजन करेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद जो है अगर मौसम साफ होता है तो पौंग डैम जाएंगे, वहां पर जो है महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, बनाई गई है, उनको माल्यार्पण करेंगे। फिर रामसर आइलैंड में जाएंगे, वहां पर बटरफ्लाई पार्क का भी विजिट करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ जो पंजाब और हिमाचल को लिंक करने वाला जो ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे और शाम को फिर जो है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस फतेहपुर में आएंगे, यही उनका रात्रि विश्राम होने वाला है जैस्मिन। ठीक है विचित्र, थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पर सीएम के जो प्रोग्राम में है वो नजर आ रहा है। तमाम अपडेट्स के लिए विचित्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की कर्ज सीमा 5500 करोड़ घटाने और एनपीए की मैचिंग ग्रांट बंद करने के बाद केंद्र सरकार पर सुक्खू सरकार हमलावर हो गई है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मोदी सरकार पर प्रतिशोध की भावना का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के तहत बीते 3 महीनों से सेंट्रल शेयर भी नहीं आया है, जिसके चलते ग्राम पंचायतों में तैनात हजारों तकनीकी सहायक और ग्रामीण रोजगार सेवकों का वेतन रुक गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी का स्टेट शेयर भी नहीं दिया है। केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है और वो गरीब का दर्द नहीं समझ सकती। आपको बता दें कि पूर्व की भाजपा सरकार में 14,500 करोड़ रुपए सालाना लोन लेने की छूट मिली थी, लेकिन अब इसमें 5500 करोड़ की कटौती हुई है। अब 2023 और 24 में सुक्खू सरकार 9,000 करोड़ रुपए ही कर्ज ले पाएगी। ये तो विंडिक्टिव सरकार जो है भाजपा की उस हिसाब से काम कर रही है। मनरेगा की जो है किस्तें जो है रुकी हुई हैं, सेंटर का शेयर अभी तक हमारे को आया ही नहीं है, जिस कारण से जो है 3 महीने हो गए हैं। जो जीआरएस हमारे जीआरएस के एम्प्लॉय हैं, टेक्निकल टीए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं हमारे ग्राम पंचायतों में, उनकी तनख्वाहें जो है रुकी हुई हैं। तो इनका कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। दूसरे का दर्द, गरीब का दर्द समझ नहीं सकते, केवल मात्र एक गुफा में बैठने से जो है वो सत्ता नहीं चलती। तो जिस तरीके से अब केंद्र की तरफ से कटौती की गई है उस पर कहीं ना कहीं सुक्खू सरकार हमलावर हो गई और इसी पर बातचीत करने के लिए भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल जी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। त्रिलोक जम्वाल जी, न्यूज 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से ये निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से आया है इस पर अब सुक्खू सरकार हमलावर हो गई है और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह जमकर निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार नई बनी है, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी नए मुख्यमंत्री हैं, अभी वो केंद्र के समक्ष अपना पक्ष ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं।
इनके अलग अलग मंत्री अलग अलग तरीके से जाकर केंद्र में अलग अलग मंत्रियों से अलग अलग प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। इस सरकार में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस सरकार की कोई दिशा नहीं है, ना पूरा मंत्रिमंडल इकट्ठा होकर अपने प्रदेश के हितों को वहां रख पा रहा है, ना अपनी डिमांड्स को रख पा रहा है। केंद्र कई प्रकार के निर्णय लेते हैं, लेकिन जब प्रदेश अपना पक्ष ठीक से रखता है तो सारे निर्णय प्रदेश के अनुसार होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के जी, लेकिन त्रिलोक जम्वाल जी, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता का उससे क्या लेना देना? जनता के विकास कार्य इससे प्रभावित होंगे। मनरेगा की जिस तरीके से बात कही जा रही है, वहां पर कटौती की गई है, उससे प्रदेश की जनता सफर करेगी। कर्ज अगर समय से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, विकास कार्य नहीं होंगे, जनता सफर करेगी। और केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। नहीं, देखिए उसमें दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। प्रदेश को अपने जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार ही हम लोग कमिटमेंट्स करते हैं। हम ऐसा नहीं करते जैसे भगवंत मान जी ने कहा कि चुनावों के दिनों में कई प्रकार की लोक लुभाव ने वादे दिए और उसके बाद दिल्ली चले गए कि 1 लाख करोड़ का मुझे हमें लोन दे दो। सेम प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 प्रकार की गारंटियां दी। उन गारंटियों को पूरा करने के लिए अब दाएं बाएं से सारे डेवलपमेंट के काम तो इन्होंने प्रदेश में रोक दिए। उसके बाद उसके लिए पैसा मांगने के लिए दिल्ली जा रहे हैं कि जी हमने गारंटियां दी हैं, हमने लोगों को अश्योर किया है और अब लोग हमारे से हिसाब मांग रहे हैं, इसलिए आप लोग हमारी मदद करो। तो जब तक ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जब तक आप लेकिन त्रिलोक जी, जो डेटा मेरे पास है उसमें भाजपा सरकार के समय में 14,500 करोड़ का लोन लेने की अलॉटमेंट थी, लेकिन उसमें 5500 करोड़ रुपए के जिस तरीके से कटौती कर दी गई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बौखलाहट है। जस्मीन दो प्रकार की चीजें हैं। देखिए, केंद्र सरकार जब भी कोई पैसा देता है, कोई लोन देता है, उसकी जस्टिफिकेशन स्टेट को देनी पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट जाती है, अपनी जस्टिफिकेशन देती है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देती है कि जो पैसा हमें आपने दिया था उसको हमने इस तरीके से यूटिलाइज किया है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं इस काम में नाकाम रही है और प्रदेश सरकार इसलिए अगर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आप आगे को आपको ऋण बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रदेश की ये जो सरकार में अलग अलग धड़ों में बंटे हैं और अलग अलग प्रकार से अपनी बात को रख रहे हैं। मुझे लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों के साथ बैठकर अगर ऐसा विषय है तो इनको दिल्ली जाना चाहिए, अपना पक्ष। लेकिन त्रिलोक जी, देखिए ये दो बातें हैं। प्रदेश में केंद्र की तरफ से जो फंड आता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरीके से राजनीति के तौर पर भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि जो डेटा मेरे पास है उसमें जीएसटी का स्टेट शेयर भी अभी तक प्रदेश को नहीं मिला है, जिससे विकास कार्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। अब अगर सरकार धड़ों में बटी भी हुई है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मान लीजिए अगर ऐसा भी है जो आरोप भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जनता तो सफर कर ही रही है। तब राजनीतिक द्वेष के चलते अगर ये निर्णय लिए जा रहे हैं तो प्रदेश की जनता तो फिर भी कहीं ना कहीं सफर कर रही है। बिल्कुल भी ये जो निर्णय है ये किसी राजनीतिक द्वेष से नहीं हो सकता। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का सलाहकार भी रहा हूं। हम हर चीज का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिल्ली में देते आए हैं। हम अपनी बातों को चाहे बीजेपी की सरकार हो या जिस मर्जी की सरकार केंद्र में हो, लेकिन प्रदेश के जो एक जिसको हम कहेंगे आधिकारिक जो काम है, जो सिस्टमेटिक तरीके से काम है, वो तो करना ही पड़ेगा। आपको कागजों के फिलअप तो करना ही पड़ेगा। और जहां तक आपने जीएसटी ग्रांट की कही बात, तो जीएसटी में जो हमारा शेयर पहले भी था, वो जो हमारे पास 5 साल का राइडर लगा था, वो धीरे धीरे वो तो पहले से चल रहा है और वो तो डे बाय डे कम हो ही रहा है। वो तो जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, मैं उसमें गया था, तब भी ये विषय आए थे। तो ये तो डे बाय डे कम होगा ही होगा, क्योंकि ये तो पहले कमिटमेंट है, आज से 6 साल पहले की हमारी कमिटमेंट है। लेकिन आपको नहीं लगता त्रिलोक जी, आपको नहीं लगता कि जनता में गलत मैसेज इसको लेकर जा रहा है? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, फिर अब आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता में गलत मैसेज जा रहा है भाजपा के खिलाफ। प्रदेश सरकार ने जो 10 प्रकार की गारंटियां दी हैं, सारा फंड आप दाएं बाएं से उधर को डाइवर्ट कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप प्रॉपरली, चाहे मनरेगा है चाहे बाकी चीजें हैं, मनरेगा का अभी तक हम दे नहीं पा रहे हैं। जब तक आप हिसाब नहीं देंगे, ये सेंटर का सेट फार्मूला है। जसमीन जी, हम लोगों को एक चीज को समझना पड़ेगा। और प्रदेश सरकार सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये बीजेपी की तरफ का आरोप लगा रही है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ।
बीजेपी की पिछली बार बीजेपी की सरकार प्रदेश में थी, जीएसटी का कट लगा, रेवेन्यू ग्रांट जो हमें डेफिसिट ग्रांट मिलती थी उसमें कट लगा, क्योंकि केंद्र कई चीजों से हमें सवाल पूछता है, जो पैसे देता है वो हिसाब भी पूछता है। ऐसा नहीं कभी हो सकता कि जो केंद्र सरकार पैसे देती रहे हिसाब ना पूछे। अगर हम अपना हिसाब जस्टिफाई नहीं कर पाए तो केंद्र सरकार समय समय पर उसमें सुधार लाती है। लेकिन देखिए त्रिलोक जी, हालांकि ये बहुत गहन चर्चा का विषय है, इसमें अगर ज्यादा डीपली जाएंगे तो समय हमें शायद इजाजत ना दे, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहां पर लेना चाहूंगी। सुखू सरकार बार बार ये कह रही है कि अभी सरकार को बने हुए महज 5 महीने का समय हुआ है, थोड़ा सा समय दें, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की माली हालत है उसको देखते हुए कठोर निर्णय सरकार ले रही है। और जिन सर्टिफिकेट्स को केंद्र के पास शो करने की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या सरकार उस हालात में है कि इस समय में वो सर्टिफिकेट केंद्र के पास शो करे और फिर जो अतिरिक्त फंड आते हैं और जो भी कटौतियां की जा रही हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लग सके, ताकि प्रदेश में जो विकास के कार्य आगे आने वाले समय में इस वजह से प्रभावित होंगे वो ना हो और प्रदेश की जनता कम से कम इन चीजों का लाभ ले सके? जस्मिन जी, गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि 6 महीने इनको हुए, गवर्नमेंट कंटिन्यू प्रोसेस में रहती है, सदैव रहती है। दूसरे कि ये जो दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि हमें 6 महीने ही हुए, अभी टोटल गवर्नमेंट का टेन्योर 5 साल का होता है। इन्होंने गवर्नमेंट का टेन्योर का जो ट्रेंड इस गवर्नमेंट ने सेट किया कि 4 साल तक ही निर्णय वैलिड होंगे, 4 के बाद कोई निर्णय वैलिड नहीं होगा। जो मैं डी नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं कि कितने 1000 के आसपास इंस्टीट्यूशन इन्होंने बंद कर दिए। ये सिर्फ इसी चीज का रोना रो रहे हैं। 31 मार्च 2023 तक एक भी टेंडर प्रदेश में प्रोग्रेस के लिए एक भी टेंडर नहीं हुआ, और इन्होंने सिर्फ 3 महीने का अंतराल जब इनका था, 4 महीने का, तब इन्होंने लगभग 6000 करोड़ का लोन ले लिया था। अब कहीं ना कहीं सेंटर ये तो पूछेगा कि भाई तुम लोन तो ले रहे हो लेकिन इसका हिसाब कौन देगा। आप स्मरण कीजिए कि 11 दिसंबर को सम्माननीय सीएम सुखू साहब ने ओथ ली थी, और 31 मार्च 2023 तक 6000 करोड़ का लोन, और एक भी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं किया। काम किया तो डी नोटिफिकेशन का काम किया, प्रदेश में जो इंस्टीट्यूशन चल रहे थे उन सबको बंद किया, 1000 इंस्टीट्यूशन। लेकिन त्रिलोक जी, इसके जवाब में सरकार ये कह रही है कि प्रत्येक हिमाचली पर 92,840 रुपए का मौजूदा समय में कर्ज है, 75,000 करोड़ रुपए का प्रदेश के ऊपर कर्ज है। ऐसे में कठोर निर्णय लेने पड़ रहे हैं, डी नोटिफिकेशन करनी पड़ रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि क्या आप मानते हैं कि ये लोन सिर्फ जिस लोन की आप बात कर रहे हैं प्रति हिमाचली पे, ये पिछले 5 सालों में हुआ? इससे पहले ये लोन नहीं था? लोन भी होता है, लोन की रिपेमेंट भी होती है, लेकिन गवर्नमेंट जब आती है, गवर्नमेंट व्यवस्थित तरीके से सारी चीजों को चलाती है। अब व्यवस्थित तरीके से आप नहीं चलाएंगे, गवर्नमेंट अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रही है तो उसका दोष प्रदेश की सरकार हमारे पे या केंद्र पे नहीं दे सकती। उसका दोष उनको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। अब किसने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री बना दीजिए? किसने कहा कि आप 6 सीपीएस बना दीजिए? ये किसने कहा? तब सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर बोझ नजर नहीं आए। अगर आपने खर्चे कम करने हैं तो किसने कहा कि एक फ्लीट गाड़ियों को खरीद लें? देखिए, प्रदेश सरकार ऑनेस्टी से काम नहीं कर रही है, डिसऑनेस्टी से काम कर रही है, लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। क्या 5 साल पहले नहीं सरकार चल रही थी? चलिए जी त्रिलोक जी, सबके अपने अपने राजनीतिक दावे और उन दावों में कितना दम है इसका जवाब तो जनता देगी। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल जी हमारे साथ थे और बखूबी उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। त्रिलोक जी, हमसे जुड़ने के लिए, न्यूज 18 हिमाचल को महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह हमलावर है केंद्र सरकार पर, उसी का जवाब भाजपा की तरफ से आया है कि अगर सरकार सही तरीके से काम करे तो कहीं ना कहीं फिर ये जो कटौतियां हो रही हैं इन पर विचार जरूर किया जा सकता है। और लगातार इस बड़ी खबर पर रिएक्शंस का प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शासन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के शुक्रगुजार हैं।
तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती के द्वारा जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर पलटवार करते हुए कहा कि और महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक और आतंकवादियों के हक में बयान देती हैं और दूसरी ओर वो दहशतगर्दी की बात करती हैं। ये दोहरा स्टैंड है। अनंतनाग में एक मासूम की हत्या के विरोध में व्यापारियों और युवाओं ने बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज कांगड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। जयराम ठाकुर दोपहर 1:30 बजे पालमपुर पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद 3:30 बजे उन्हें धर्मशाला के लिए रवाना होना है, जहां वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। एनपीए बंद करने के विरोध में डॉक्टर्स ने अपनी पेन डाउन स्ट्राइक को 45 मिनट तक सीमित करने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री से हुई बैठक के बाद डॉक्टर्स ने यह निर्णय लिया। अब 3 जून तक सीएम सुक्खू से मुलाकात के पहले डॉक्टर सुबह 9:30 बजे से 10:15 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। जिला चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कमल ने कहा कि सरकार ने बैठक करने की पहल की है, जिसके लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं बिलासपुर दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना का जायजा लिया। साथ ही भराड़ी में अंडरग्राउंड रेलवे क्रॉसिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने टनल नंबर 1 में जाकर सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली और परियोजना को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि कीरतपुर से मनाली परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राज्य को दी गई एक बड़ी सौगात है। ये परियोजना न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरा होने से प्रदेश में पर्यटन विकास को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण की योजना है। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से 65 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर की गई है। इससे द्योत सिद्ध और इसके आसपास के क्षेत्रों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित होगा। मंदिर की नवगठित न्यास की आम बैठक एवं वार्षिक बजट बैठक में बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास और अन्य संस्थानों से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर हरदासपुरा कॉलोनी के पास बनी नाली सही ना होने की वजह से आए दिन वहां दुर्घटना होती रहती है। वाहन दुर्घटना के शिकार होते हैं। यहां अक्सर हफ्ते में एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाता है। खासकर रात के समय जब नाली में पानी भरा होता है तो वाहन चालक नाली को सड़क समझकर गलती से उस तरफ चले जाते हैं, जिससे उनका वाहन नाली में फंस जाता है। जब भी यहां गाड़ी फंसती है तो यहां सड़क छोटी होने की वजह से यातायात भी अवरुद्ध होता है। स्थानीय लोगों ने नाली को ठीक करने और सड़क को चौड़ी करने की मांग की है। चंबा मुख्यालय से हरदासपुरा का चौक है, यहाँ से बस 50 मीटर की दूरी पर ये गाड़ी जो है पलट गई है और नाड़ी में इसके चारों 6 टायर नाड़ी में चले गए हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि निकासी का जो है उचित प्रावधान होना चाहिए, जल निकासी का। यहाँ हमेशा पानी जो है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के प्रभावितों की समस्याओं को लेकर नेशनल हाईवे 3 प्रभावित पीड़ित मंच का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त हमीरपुर से मिला, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं। ग्रामीण नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ बनाई जा रही नालियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि रिहायशी क्षेत्र में लोगों को काफी परेशानियों का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है। नालियां घरों से 2 से 3 फीट ऊपर बनाई जा रही हैं, जिससे लोगों को अपने वाहनों की पार्किंग की समस्या झेलनी पड़ रही है।
यही मुख्य उद्देश्य था माननीय उपायुक्त जी से मिलने का कि जो लोग प्रभावित हुए हैं एनएच से उनको जो है उनका पुनर्वास सही ढंग से हो और जो ड्रेन की समस्या है उसका पूर्ण रूप से निवारण किया जाए। और लोगों ने तय किया है कि 10 दिनों के भीतर अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो आगामी कार्रवाई जो है वो प्रभावित लोग जो करेंगे और काम रोको अभियान भी चला सकते हैं। पहले तो हमें माननीय उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि ये 9 तारीख को आएगी नहीं। अगर फिर भी कंपनी और पूरा हमें जो है आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम जो है वो आगामी कार्रवाई करेंगे, आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।